Okay, folks, welcome to the SIA weekly meeting where we get hold of some of our best people and try and understand what the issues are in the economy. तो आज मेरे साथ फिर हैं शाहिद कारदार साहब, शबर जदी साहब, असद अली शाह साहब और इंशाल्लाह थोड़ी देर में हमें सलमान साहब भी ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि उनके पास अभी इंटरनेट का मसला है। तो लेट्स बिगिन फोक्स। आज मेरा तो यह था कि हम सोचें, पर मुझे लग रहा है कि सबका कंसेंसस ये है कि सिविल सर्विस पे बात की जाए। क्या ख्याल है आप लोगों का? व्हाट डू यू? I am totally clear. Yes. अच्छा, क्यों, शायद यू हैव अनदर व्यू या क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो ठीक है, डीरेगुलेशन की बात भी करेंगे तो कहानी उन्हीं तक पहुंचेगी ना। ठीक है, ठीक शुरुआत तो वहीं से है ना। ठीक है। क्यों जी, असद साहब, योर व्यू? असद अली शाह। जी मैं तो मेरा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैं समझता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी इज ऑब्वियसली एन इशू, बट इट्स द टॉप लीडरशिप विच इज द प्रॉब्लम। मतलब ये है कि इफ विद इन द इफ देर यू नो दे वांट to appoint the right people within the bureaucracy, then that will and set up right चले, we'll talk about that। मुझे एक बात बताइए कि जी, what are the main issues that you want to think about in the civil service? शायद असद has said कि जी they can appoint anybody they like and there are good people in the civil service। तो आप बताइए क्या, what are the issues you'd like to raise? नदीम साहब, कैन आई स्टार्ट? Go ahead, you can start जी, please। देखिए नदीम साहब, हम्म, बात ये कि हर चीज जो है वो इवॉल्व होती है। जो आज ब्यूरोक्रेसी या सिविल सर्विस है पाकिस्तान की या सो कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट की, ये एक प्रोसेस में इवॉल्व हुई है। और वो प्रोसेस जो एवोल्यूशन का है वो उसमें ये था कि जो गोरा था उसको इस इलाके को रूल करना था और बाय पीसफुली रूल करना था। तो उन्होंने एक सिविल सर्विस डिजाइन की और उसने अपने फंक्शंस रीजनेबली गुड तरीके से, अच्छे तरीके से अंजाम दिए। मीन्स के उनकी पूरी आफ्टर 1857 उनकी पूरी रिजीम में कोई बड़ा प्रॉब्लम अपहीवल नहीं आया। अब अगर और इसी तरह उनकी टैक्स कलेक्शन और चीजें थी वो सही चलती रही। अच्छा, अब जो हर चीज को इवॉल्व होना चाहिए, जब गवर्नमेंट के फंक्शंस में वो चीजें आई जो कि कलेक्टर से और कमिश्नर से और एडमिनिस्ट्रेशन से के अलावा थी, तो उन जगह पर आकर रेगुलर ब्यूरोक्रेसी टेक्निकली अनट्रेन्ड रही और उसने आकर इसको प्रॉब्लम में डाला। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना था तो डिप्टी कमिश्नर लैंड एरिया के बेस पे ठीक था, पटवारी तहसीलदार कर लेता था। मगर जब आपने इनकम टैक्स डाला तो ब्यूरोक्रेसी उस इनकम टैक्स लॉ को कलेक्ट करने के लिए कभी भी कॉम्पिटेंट नहीं थी। तो वो उनके लिए प्रॉब्लम आ गई। जिस तरह सिमिलरली अगर आप उसको उसको लेके जाएं इरिगेशन में या उसको लेके जाएं और चीजों में, तो वो जो जब आप ये कहते हैं कि आपको जनरलाइज ब्यूरोक्रेसी चलानी चाहिए, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जब आप मिनिस्ट्री ऑफ पावर में चले गए, जब मिनिस्ट्री ऑफ चले गए, तो वो ब्यूरोक्रेसी उस जगह पर अपनी डिलीवरी नहीं कर सकी। इसका रीजन करप्शन नहीं है। अच्छा, उसको ओवरकम करने के लिए आपने स्पेशल इंस्टीट्यूशन बनाए लाइक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और आपने वहां कहा कि मैं ब्यूरोक्रेसी नहीं चलाऊंगा बल्कि मैं एक प्रोफेशनल बेस पे चलाऊंगा। और अगर आप देखें तो वो कंपैरेटिवली सही चल रहा है। इसी तरह जब आपने एसईसीपी में किया तो वो भी सही चल रहा है। जब आपने नाजरा में किया तो नाजरा भी कंपैरेटिवली ठीक चल रहा है। तो जब आपने जनरलाइज ब्यूरोक्रेसी जो है, जो कि 62 मिनिस्ट्रीज की इस्लामाबाद में बैठी है या चारों सेक्रेटरीट में बैठी है, जो कि जनरलाइज ब्यूरोक्रेसी है, वो पाकिस्तान में प्रॉब्लम करती है। और उसका प्रॉब्लम ये है कि उसका एक और दूसरा प्रॉब्लम है कि उसके पास एक्सट्रीम पावर है। एक्सट्रीम पावर का मतलब ये है कि जब मिलिट्री भी टेक ओवर करेगी तो वो भी अपने फंक्शन एग्जीक्यूशन ब्यूरोक्रेसी से ही करवाएगी। मतलब मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी इज अ वेरी वाइटल लिंक बिटवीन द पॉलिटिशियन, मिलिट्री एंड द पीपल। तो पाकिस्तान का जो जेन्युइन प्रॉब्लम है वो ये है कि जो जर्नलाइज ब्यूरोक्रेसी है
उसने पाकिस्तान में मैं ये कहूंगा कि उसने अपना एक होल्ड बनाया है और एक अपने आप को एक माफिया में कन्वर्ट कर दिया है। और वो जो माफिया है वो पाकिस्तान के किसी भी सिस्टम में चेंज नहीं चाहता और वो उसी को प्रमोट करना चाहते हैं। उनका माइंडसेट हुआ है। मैं आपको मिसाल देता हूँ इसकी, और बिल्कुल वाज़ेह मिसाल देता हूँ। मैंने डील किया, जब मैं चेयरमैन एफबीआर था तो मैंने डील किया नवीद कामरान बलोच साहब के साथ। ही वाज सेक्रेटरी फाइनेंस। अच्छा, मैं कभी कभी गौर करता था कि वो किसी जगह पे आके रुक जाते थे कि नहीं सर ये नहीं हो सकता, इससे सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैं कहता था सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा तो क्या मतलब है? नहीं 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 नहीं, बस ये एक हद तक एक लाइन पे आके वो रुक जाते थे, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेसी से आए थे। वो कहते थे नहीं भाई यहाँ पे आके मुझे इससे आगे मैं नहीं ड्राइव कर सकता, ये मेरा बॉटम लाइन है। अच्छा, अब ये चीज जब आती है आपके सामने तो वो ही प्रॉब्लम आपको आपको नजर आती है। मैं आपको क्लासिक एग्जांपल सुनाता हूँ। कल मैं एक आदमी के पास बैठा हुआ था जो कि सबसे बड़ा इंटेग्रेटर है एफबीआर में। आपने नाम सुना होगा आप सबने, हबल के नाम से, हबल HABA हबल के नाम से। तो मैंने कहा यार तुम्हारा कैसा चल रहा है काम? उसने कहा कि यार जब्बर साहब सब कुछ ठीक चल रहा है, मगर ये राशिद लंगड़ियाल साहब जो है ना, इनका प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है इनके साथ? उन्होंने कहा ये अंदर से कम्युनिस्ट है। मैंने कहा क्या मतलब अंदर से कम्युनिस्ट है? मैंने कहा क्या मतलब कम्युनिस्ट है अंदर से? कहने लगा साहब ये चाहते हैं कि तमाम प्राइवेट सेक्टर खत्म हो जाए और गवर्नमेंट सेक्टर हर जगह, गवर्नमेंट का बंदा हर आके हर कारोबार के अंदर इन्वॉल्व हो जाए। अच्छा, उसकी बात अगर आप उसकी बात को डीपली देखें ना तो वो ठीक कह रहा था कि राशिद लंगड़ियाल जो है वो ये कह रहा है कि 7th शेड्यूल खत्म कर दें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अफसरों को पावर दी जाए। मैं नदीम साहब से आपको एक मिसाल देता हूँ माइंड सेट की। अगर आपने कल परसों अखबार पढ़ा हो तो एक राशिद लंगड़ियाल साहब ने असेंबली में बयान दिया कि वो चाहते हैं कि बैंकों का 7th शेड्यूल खत्म कर दिया जाए टैक्सेबिलिटी के लिए। आपको पता है ये क्या चीज है? मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, आपको सुन के मजा आएगा। आपको पता है बैंकों के अंदर हबीब बैंक है या कोई और बैंक है, उसके अंदर लाखों की तादाद में बैड डेट होते हैं और प्रोविजंस होती है लाखों की तादाद में। तो टैक्सेशन में आईटीओ को हर केस को लेके बैठ जाता था और कुछ भी नहीं करता था। तो मैंने कहा यार तुम लोग ये क्यों तंग करते हो लोगों को? तो इस तरह करो कि जो स्टेट बैंक की प्रोडेंशियल रेगुलेशन है उसको एक्सेप्ट कर लो। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाले पूरा प्रोडेंशियल के तहत करते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लो। तो मैंने 2007 में बैठ के ये 7th शेड्यूल बनाया और वो चल रहा है। अब लंगड़ियाल साहब ने कल बयान दे दिया कि 7th शेड्यूल खत्म करें, बैंकों को डिफरेंट ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है? अब ये बिल्कुल, अच्छा उसने कोई हो सकता है कि उसके दिमाग में कोई खराबी नहीं हो, मगर वो उसको ये पता ही नहीं है कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैंने क्यों लाया था, मैं क्या करना चाहता हूँ। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये करप्शन और लंगड़ियाल नहीं है, ये इग्नोरेंस और इनकॉम्पिटेंस और लैक ऑफ नॉलेज ऑफ लंगड़ियाल है। और लंगड़ियाल का जो बैकग्राउंड है, जिस तरह वो एजुकेट करके आया है, वो इस चीज को समझ ही नहीं सकता कि हम क्या कह रहे हैं। मैं उसको जितना मर्जी समझाने की कोशिश करूं, और अब सवाल ये है कि मुझे जरूरत क्या है कि मैं लंगड़ियाल को समझाऊं? मतलब मेरी जिंदगी ये रह गई है कि मैं जाके एक ब्यूरोक्रेट को समझाऊं कि क्या चीज सही है। तो इसको अगर दरमियान से निकाल दिया जाए इस ब्यूरोक्रेट को, तो जिंदगी आसान नहीं हो जाएगी मेरी। मतलब व्हाई दिस हर्डल इज देयर, दिस इज वेरी सिंपली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो मेरे हिसाब से ब्यूरोक्रेसी में प्रॉब्लम करप्शन की नहीं है। ब्यूरोक्रेसी में प्रॉब्लम यह है कि जनरलाइज ब्यूरोक्रेसी, बिल्कुल जनरलाइज ब्यूरोक्रेसी जो कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ट्रेन होकर आई है, वो पाकिस्तान के इकोनॉमिक मैटर पे फैसले कर रही है। शाहिद साहब, ये जो 7th शेड्यूल वाला केस है ना, ये एक आइडियल केस है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ ब्यूरोक्रेसी। इज द आइडियल केस टू अंडरस्टैंड कि ब्यूरोक्रेसी का मसला क्या है इस मुल्क पे। बिल्कुल ठीक। चलें, while Asad, can you hear us now? जी, Go ahead, मेरी आ रही है आप आवाज? बेहतर आ रही कैन यू हियर मी नाउ? आप बेहतर आ रही है, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो शब्बर जो एग्जांपल दे रहे हैं, ये लंगड़ियाल साहब हो या कोई और इस पे जो लोग हैं, उनको तो प्राइम मिनिस्टर लगाता है ना। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसलिए लगाया कि वो उनके कॉन्फिडेंट हैं और वैल्यूएशन होगी। तो दिन दैट आप जब तक जो है ना लीडरशिप जो है होगी,
इवन अगर आप एक्सपर्ट भी लगा लें, मतलब आप इंस्टेड ऑफ जर्नलिस्ट आप स्पेशलिस्ट भी लगा दें, लेकिन अगर आप बंदा सही नहीं लगाते और उसकी कोई परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम नहीं है और आउटकम्स को कोई नहीं देख रहा, और वो आप इसी बेसिस पे उसको रिवॉर्ड करते हैं कि जी वो आपकी तारीफ बैठ के करता है और आपके डायरेक्टर्स जो है ना वो कर लेगा, लेकिन आम जो उसकी थिंकिंग है, जो ऑब्जेक्टिविटी है वो है कि नहीं है, उसको किसी ने नहीं देख ली. दिस इज द कल्चर दैट वी हैव डेवलप्ड. दैट इज व्हाई ठीक थिंग्स आर नॉट ठीक वर्किंग. है जी, ठीक है. लेट्स गो टू शाहिद व्हाट यू से. अच्छा जी, दोनों तरफ से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. लेट मी स्टार्ट विद शब्बर जैदी एंड ऐड अ डायमेंशन. शब्बर की बुनियादी बात ठीक है कि जी जो गोरा करवा रहा था वो तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में, बाकी सारा कुछ तो विलायत में हो रहा था. आपने अब वो काम यहाँ से करवाना शुरू किया तो वो हमारे पास वो कैपेबिलिटी नहीं थी. हमने वही ढांचा जो गोरे ने बनाया हुआ था उसको कहा कि अच्छा कल से तुम ये भी करोगे और फलां भी करोगे और ढीक भी करोगे. तो एक बुनियादी मसला वहां से शुरू हुआ. फिर वो अलग बात अक्सर ठीक कह रहे हैं कि यार वो मेरिट पे नहीं, और हम इस पर बड़ी दफा बात कर चुके हैं. 3-4 चीजें और हुई. फिर ये हो कि ये जिनको लगा जो ढांचा बनाया गया उसमें जो लोग थे उन लोगों ने कहा कि यार मेरी अब तरक्की भी होनी है तो एक इदारा खोल दिया जाए ताकि मेरे लिए रास्ते और निकल आए, ताकि नीचे से भी लोगों की तरक्की हो, प्रमोशनें हो. तो एक वो काम जारी रहा. फिर वो हालात की वजह से एक आधा इदारा बनता है और वो आपको मुझसे बेहतर पता है इदारा दोबारा बंद नहीं होता, फिर उसकी लवाजमात चलते रहते हैं. चौथा एलिमेंट ये डोनर रहे हैं. डोनर आके कहता है ये बड़ी अच्छी चीज़ है आप फलां चीज़ कर लें, तो एक इदारा और बन जाता है. सो हमने जो वो एक निज़ाम बनाया है ना जिसमें, और गोरा ये नहीं आके कह रहा कि स्पेशलिस्ट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, गोरा कह रहा है यार ये इदारा बना दो. तो लोगों के लिए रास्ते भी निकल आए तरक्की के और वो कंटिन्यूटी के. असर एक हद तक ठीक कह रहा है और उसकी मैं जवाब भी दे दूं कि जी अच्छे लोग लगा. मैं कहता हूँ भाई मेरे होता क्या है, हुकूमत जब एक खत्म हो जाती है दूसरी आती है तो कंटिन्यूटी कौन प्रोवाइड करता है? यही लोग प्रोवाइड करते हैं ना. एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूट भी करती है, इम्प्लीमेंट भी करती है, और इख्तियारात इम्प्लीमेंटेशन वगैरह सारा उनके पास है. तो अब करना क्या है? असल बात यह है कि आगे चल के करना क्या. एक तो ये वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि हाउ टू मेक सिस्टम मच मोर स्पेशलाइज्ड फॉर द सर्विसेज दैट आर रिक्वायर्ड. और जिस तरह वो शब्बर ने भी कहा कि जी आपने जब इदारे दूसरे बनाए पूरी तरह इख्तियारात नहीं भी दिए, फिर उसके बावजूद वो इख्तियारात बेहतर चल रहे हैं ब्यूरोक्रेसी. दूसरा ये काम कर दें क्योंकि कुछ लोग तो ये जर्नलिस्ट कार्टर में आ गए हैं ना, तो अब करना क्या है? एक तो ये है कि बड़ा क्लियर करते हैं कि यार तुम्हें 7 साल हो गए, तुम फैसला कर लो कि तुमने किस स्ट्रीम में रहना है. ये नहीं हो सकता कि आज से मैं दोपहर को सेक्रेटरी, सुबह सेक्रेटरी हेल्थ हूँ, दोपहर को सेक्रेटरी एजुकेशन हूँ, शाम को सेक्रेटरी फाइनेंस हूँ. आपको 7-8 साल सर्विस में हो गए हैं तो ये बड़ा क्लियर है कि जनाब बात यह है कि आप फैसला कर लें कि किस स्ट्रीम में आपने जाना है और वहाँ पे फिर अपनी वो जो है ना स्किल नॉलेज में इजाफा कर लें. फाइनली, और ये बड़ा यार ये फैसला कर लें कि हुकूमत से करवाना क्या. वो जो डीरेगुलेशन के हवाले से बात हो रही, और वो मैं क्यों कह रहा हूँ, आपने मैं आप साइज वगैरह बात को छोड़ दें एक सेकंड. 18वीं तरमीम के बाद मुझे कोई समझा दे कि पीएस की जरूरत क्या है. अब आपने ये सारे जो ये काम थे जिसको हम कहते हैं कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह ने करने हैं, ये तो सूबों के पास है. तो ये जो जर्नलिस्ट कार्डर है जिसको मैं और आप पीएस के नाम से जानते हैं, मैं समझना चाह रहा हूँ उसकी अब जरूरत क्या है, और उसके बाद फैसला कर लें कि अच्छा यार किस हुकूमत ने किस सतह की हुकूमत ने क्या काम करना है. और वो हम इस पर बड़ी दफा बहस हुई है और डिटेल में जब चाहें आप कर लीजिएगा. फेडरल गवर्नमेंट ने क्या करना है, प्रोविंशियल ने करना है क्या करना है, लोकल गवर्नमेंट ने क्या करना. सो ये जो, और उसके बाद जो लोग रह जाएंगे, अगर आप ये सारी टियर्स खत्म करते हैं, मैं डीरेगुलेशन पे फिलहाल नहीं आता, वो नेक्स्ट राउंड में आ जाएगा, तो ये क्लियर हो जाए कि यार अगर तुमने यहाँ इस्लामाबाद में रहना है, एक तो उसकी हुकूमत का फुटप्रिंट हम
कम करना है वो डिटेल में डीरेगुलेशन के हवाले से। दूसरा बुनियादी बात, ये तुम फैसला कर लो कि तुमने किस स्ट्रीम में जाना है, और ताकि फिर आपकी ट्रेनिंग और उसमें नॉलेज में आपकी बिल्डअप कर लिया जाए, क्योंकि कुछ लोग तो आ चुके हैं। आइंदा आप भर्ती सिर्फ इस बेसिस पे होंगे कि आपको इस एरिया की नॉलेज है या नहीं है। सो आई विल स्टॉप आफ्टर दिस। नहीं, बट एक चीज इसमें एक दो सवाल पूछ लूं, फिर आप जरूर बोलिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि रिक्रूटमेंट क्या यही रहेगी जो गोरे की रिक्रूटमेंट है? क्या वही इम्तिहान देंगे, अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ के, इस्लामियात पढ़ के और इस किस्म की चीजें पढ़ के, या आपने इम्तिहान लेना भी है कि नहीं लेना? या मेरा तो ख्याल है सिंपल बात है, उनको GRE दे दें या कोई ऐसा स्टैंडर्डाइज टेस्ट दे दें, उसके बाद वो बताएं कि कौन सी। या दूसरी चीज, लैटरल एंट्री होगी कि नहीं होगी, लैटरल एंट्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज क्या है, इनको लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए, या कि इनके पास ऑप्शन होनी चाहिए कि बाहर निकल जाएं या आ जाएं? या फिर ये है कि लैटरल एंट्री, अगर सेक्रेटरी फाइनेंस है, सेक्रेटरी फाइनेंस में शायद कारदार को लगाना चाहता हूं तो मैं लगा सकूं, ठीक है। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। शुड दे हैव पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस? ये जो असद ने बात कही है कि प्राइम मिनिस्टर लगाता है, प्राइम मिनिस्टर को क्या लगाना भी चाहिए कि नहीं चाहिए? पुराने गोरे की सिविल सर्विस में प्राइम मिनिस्टर नहीं लगाता, सिविल सर्विस के अंदर से बंदे वहां लगते हैं। तो ये बातें भी जरा सोच लें, मुझे बताएं। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ये सिविल सर्विस शायद ने रेज कर दी ऑलरेडी 18th अमेंडमेंट का, इज दिस सिविल सर्विस केपेबल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? क्योंकि ये देखो, DC सेक्रेटरी बन जाता है, वो DC कभी सरगोदा में होता है, कभी मियांवाली में होता है, फिर सेक्रेटरी बन जाता है। तो ये सिस्टम जो है सारा एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। So do we need to break up the system? I think ये सवालात पे बताइए जी शब्द। मैंने रिस्पॉन्ड वेरी क्विकली। शब्बर बात कर ले फिर। मैंने क्योंकि मैं सेकंड राउंड में बात, सॉरी एक सेकंड शब्बर, एक सेकंड। मैं सेकंड राउंड में जो आपने पॉइंट्स रेज किए, सेकंड राउंड में लंबी तकरीर नहीं कर रहा। आई विल एड्रेस द पॉइंट्स दैट यू हैव रेज्ड इन द सेकंड राउंड। जी शब्बर। देखिए, मैं शाहिद साहब ने जो बात की ना, मैं थोड़ा सा उसको समझा देता हूँ और थोड़ा हम शॉर्ट कर लेते हैं। देखिए, मसला ये है कि हम अगर सीधा चलें तो इस वक्त इस्लामाबाद में 64 डिविजन्स काम कर रहे हैं। नहीं, 43 है। 63 या 64? नहीं, वो क्रिप्टो आ गया ना, 64 हो गए। नहीं 50, नहीं 44 हो जाएंगे। 40 आप इधर नहीं, आप मिनिस्ट्री और डिविजन्स कह रहे हैं। मैं वो कुछ है अटैच डिपार्टमेंट, वो एक अलग चीज है। मतलब चलो मैं ये कह रहा हूँ, द क्वेश्चन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो हम गलती कर रहे हैं ना यहाँ पर, और जो पाकिस्तानी पूरी कौम गलती कर रही है, जब आप कहते हैं 54 है, 64 है, 70 है, तो शाहिद साहब हमेशा बात करते हैं हम खर्चे की बेसिस पर कि खर्चा बहुत है। मैं कहता हूँ सिर्फ उस पे नहीं कर रहे। मैं उस पे नहीं कर रहा। काम क्या करवाना है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ पाकिस्तान की लोगों को हमें ये बताना है कि मसला हमारा खर्चा नहीं है। ये जो 54 है, ये स्ट्रेंगुलेट कर रहे हैं इकोनॉमी को, ना के आगे चला रहे हैं। तो जब तक आप इन 54 को 24 नहीं करेंगे, आपका इस्लामाबाद ऑपरेट नहीं हो सकता। अब ये 24 करने के लिए आपका जो सिस्टम है उसमें ब्यूरोक्रेसी और आर्मी भी शामिल है, क्योंकि उनके पास भी नंबर बढ़ता जा रहा है और साइज सेम है। तो अब सवाल हमारा जो है कि ये बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा कि ये नंबर जो है, मतलब ग्रेड 22 के अफसर जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में कितने हैं? लेकिन नदीम साहब बात ये करें ना, अब ग्रेड 22 के अफसर इस वक्त पाकिस्तान में सब आर्गूमेंट से 5000 है। तो does पाकिस्तान नीड 5000 ग्रेड 22 और वी नीड 2500 ग्रेड 22? और जिस तरह शाहिद ने कहा है, जब वो 5000 ग्रेड 22 होंगे ना, तो प्राइम मिनिस्टर साहब से या जनरल साहब से जाके कोई ना कोई रास्ता बना के अपनी नौकरी पकड़ लेगा और ब्यूरोक्रेसी को और बड़ा कर देगा। तो हमें बेसिकली पहले तो ये डिसाइड करना है कि पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी का साइज क्या होना चाहिए। इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ गवर्नेंस। लेकिन ना आप मुस्तकिल रिक्रूट करते जा रहे हो और मुस्तकिल लोगों को प्रमोट करते जा रहे हो। आज आपके पास बेशुमार ग्रेड 22 के बंदे पड़े हुए हैं जो फारिग पढ़ रहे हुए, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम जो है हमारा वो ये है कि एफिशिएंसी और नॉन एफिशिएंसी बाद में आएगी। आपका जो नंबर है वो इतना बड़ा हो गया है कि वो कहीं ना कहीं जाके आपके सिस्टम को खराब करता है। कमिंग बैक टू द रिक्रूटमेंट, तो अभी जो आपको करना है, जो काम आपको करना है वो ये करना है कि आप कम से कम 10 ईयर के लिए आपको नई रिक्रूटमेंट बंद करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम डायरेक्टली बात करें ना, अब सवाल ये है कि हर साल आप सीएसएस का इम्तिहान लिए जा रहे हो,
और सीएस का इम्तिहान लेकर लोगों को आप डाले जा रहे हो सिस्टम के अंदर, वो जाएगा कहाँ? वो जाके एक नई ब्यूरोक्रेसी क्रिएट कर देगा। तो ये हमें पहले स्टडी करना है कि हाउ मच पीपल, आप बताएं क्या पाकिस्तान ने कभी ये स्टडी किया कि जो हर साल हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं सीएसएस में, क्या ये काफी है या ये कम है या ज्यादा है? मुझे कोई स्टडी इस बात के ऊपर दिखाए कि ये किस बेस पे किया जा रहा है। अच्छा, वो पॉलिटिकल होता है, उनको करना है, ये पूरा सिस्टम है। तो ये जो प्रॉब्लम है, जब तक आप इसको हल नहीं करेंगे मसला हल नहीं होगा। तीसरी बात जो आप कह रहे हैं कि जनरलाइज और स्पेशलाइज्ड, मेरा ये कहना है कि आज के जमाने में चीजें बड़ी क्लियर हो चुकी है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, वो एक अलग एक्टिविटी है, और इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस और टेक्निकल अलग चीज है। आपको इसको 3 स्ट्रीम में डिवाइड करना पड़ेगा, और एक स्ट्रीम में ये काम नहीं चल सकता। आपका सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वाला हमेशा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में ही रहेगा, मगर कभी वो दूसरी जगह पर नहीं आएगा। अच्छा, मैं आपको एक थोड़ी सी बात और क्लैरिफाई कर दूं। गोरे का जब निजाम था, शाहिद साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, मेरी पूरी फैमिली पास में ब्यूरोक्रेट रही है। कभी भी उन लोगों को टेक्निकल काम नहीं दिया जाता था। वो टेक्निकल काम करने के लिए गोरा इंग्लैंड से आया करता था, जो स्पेशलाइज हुआ करता था। तो आपने कहा कि यार यही बंदा डीसी जो है, यही बंदा क्रिप्टो करेंसी भी करेगा, यही बंदा फाइनेंस भी करेगा, यही बंदा रेलवे भी चलाएगा, यही बंदा एफबीआर भी चलाएगा। वो जो आपका एरर है वो पहले रेक्टिफाई करेंगे तो बात आगे चलेगी, अदरवाइज बात आगे नहीं चलेगी। ठीक जी, शायद मेरी आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है, बोलिए। अच्छा, देखिए ये सारी चीजें दे बॉयल डाउन टू, आई थिंक वी आर सेइंग द सेम थिंग। शब्बर कह रहा है कि नहीं जी 54 से 34 होने चाहिए, मेरे ख्याल में शायद 20 होने चाहिए, लेकिन डायरेक्शन हमारी वही है कि नंबर भी कम होना चाहिए, क्वालिटी बेहतर होना चाहिए। अच्छा, अब बात यह है कि आप कह रहे हैं कि जी चलें स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट्स में, एजेंसीज में स्पेशलिस्ट लगाएं। क्या ये जर्नलिस्ट जो हैं वो मुल्क में सही काम कर रहे हैं? शायद कह रहा था कि जी ठीक है, ये कम होके सूबों में चले गए हैं, तो और सिविल सर्विस जो है अब नहीं होनी चाहिए ये, तो सूबों की सिविल सर्विस जो है, वो सवाल ये है कि क्या वो चल रही है? आर दे परफॉर्मिंग? The answer is no. It's not just FBR. I think no function is working. मैं तो समझता हूं कि इवन स्टेट बैंक और SECP को भी हम ओवरस्टेट कर रहे हैं। वहां पर भी जो इकोसिस्टम हमने डेवलप किया है, क्या बैंकिंग सिस्टम इज क्रिएटिंग ए रोबस्ट फाइनेंशियल सिस्टम इन द कंट्री? क्या कैपिटल मार्केट हमारी जो है इतनी रोबस्ट है? कितने हमारे इन्वेस्टर्स हैं? कितने हमारे अकाउंट होल्डर्स हैं? बात यह है कि नॉट ओनली मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट्स नहीं है, उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम नहीं है, प्लस ये है कि माइंडसेट ही नहीं है। जो ओवरऑल हमारे लीडर्स हैं कि वो, उनको कंसर्न ही नहीं है कि यार हम 168 हो गए, हम जो बात कर रहे थे, हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हमारा जो पर कैपिटा इनकम है, हर लिहाज से हम वर्स्ट हो गए हैं। तो वो हम तो कंसर्न ही नहीं है ना, हम तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग तब होगी जब पहले एक्सेप्ट करें कि इम्प्रूवमेंट। फर्स्ट स्टेप तो ये है ना, आर वी एक्सेप्टिंग कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग? मेरा सवाल ये है, is there any government which has accepted in Pakistan कि we have not performed? 60 साल में हम पीछे से पीछे होते जा रहे हैं। फर्स्ट स्टेप तो यही है ना, फर्स्ट स्टेप नहीं कर रहे हैं, हम बहुत आगे जा रहे हैं कि ये कर ले वो कर ले। भाई क्यों करेंगे यार? ओके, IMF का प्रोग्राम आ गया है, डिफॉल्ट नहीं हुआ, उससे क्या फर्क पड़ता है कि 45% लोग जो हैं गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट 22% हो गई है, एंड इकोनॉमिकली एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोग जो है वो, उनका बुरा हाल है। मुझे ये बताएं कि कितने पॉलिटिशियंस ये एक्सेप्ट कर रहे हैं? ठीक है, पॉलिटिशियन तो बाद में आते हैं, पहले ये बताइए कि हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। शायद सब मेरे यही ऑब्जर्वेशंस हैं। शायद साहब, ओवर टू यू। नहीं, वो देखें, बुनियादी इश्यूज हम सब वही बात कर रहे हैं। उसमें
ये हमें भी पता है कि यार निज़ाम ऐसा है कि कोई किसी चीज़ का जवाब दे नहीं है। मतलब ये है कि आप हर किस्म की इश्यूज आप फेस करते हैं, परफॉर्मेंस की बात हो रही है? लोगों की उसी तरह तरक्की हो रही है, उसी तरह प्रमोशन हो रही है, सब कुछ हो रहा है, किसी को फर्क तो नहीं पड़ता। अगर मेरी कारकर्दगी कमजोर है या मैं करप्ट हूँ तो मेरी तो प्रमोशन हो रही है। तो वो निज़ाम तो यही है। अब बात यही हो रही है कि यार ये चल के, और इस वक्त हम फेडरल गवर्नमेंट की बात, असल में जो बात की मैं उसका भी जवाब दे दूं। मैंने ये पहले भी बात की आपके यहाँ कि यार मैं पंजाब में जब था तो 22 डिपार्टमेंट थे और मैंने यहाँ पे नोट लिखा, आज भी शायद पढ़ा हो कहीं है फाइलों में, कहीं जब आपका फेवरेट सब्जेक्ट फीते वाली फाइल में, कि 15 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वहाँ 48 है। और वही तरीकेकार है भर्तियों का। तो वो जो आपका सवाल है ना भर्तियों का, मैं यही कह रहा हूँ, हम फिलहाल वफाक की हुकूमत की बात कर रहे हैं, मैं मान रहा हूँ कि यार उसमें एंट्री एक स्पेशलाइज्ड बेसिस पर एंट्री होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता, क्योंकि आइंदा अगर आपने यही निज़ाम रखना तो नहीं हो। मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा था जो अब सिस्टम में आ गए हैं और फेडरल गवर्नमेंट में हैं। दो तरीके हैं, या तो आप सूबों में भेज दें उनको, जो सिर्फ सूबे में जाना चाहता है और फिर वो अलग बात कर ली जाए। जो यहाँ रहना है उसको कह रहे हैं भाई तुमने 7-8 साल एक सर्विस की और तुम्हें किसी स्ट्रीम का नहीं पता, और उस पर बहस हो सकती है। शब्बर ने कहा 3 स्ट्रीम होनी चाहिए, मेरा भी ख्याल है कुछ ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बट उस पर अलग एक बहस हो। अब आ रहे हैं, आपने दूसरी बात की लैटरल एंट्री। यार स्पेशलाइजेशन वुड मीन दैट अदर पीपल शुड बी ब्रॉट इन। ये लोग जरूर जाएं। आपने कहा कि ये लोग मार्केट में जाएं। हमारे यहाँ आज भी आपको मुझसे बेहतर पता है, बेशुमार ब्यूरोक्रेट मार्केट में बैठा हुआ है, पैसे बना रहा है, मुझे कोई इतराज नहीं है, वापस आता है और अपनी प्रमोशन ले लेता है, क्योंकि इतनी साल उसने सर्विस कहीं और की है, यहाँ पे नहीं की, और उसको ऑटोमेटिक प्रमोशन भी मिलता है। प्रमोशन लेके एक्चुअलाइज करा के फिर वापस चला जाता है। सो ये निज़ाम को भी देखना बड़ा जरूरी है। सो व्हाट आर वी सेइंग? वी आर सेइंग कि ये हुजूम की जो बात हुई वो इसी हवाले से हो रही थी कि यार, और हुजूम के खिलाफ कौन है? ब्यूरोक्रेट तो है ही है, ये बात हो चुकी, सब उस पर मुतफिक। यार सियासतदान भी नहीं है। वो कहता है अगर 43 डिवीजनों से कम होके 15 या 20 और जो भी हो जाती हैं तो इसका मतलब है मैं मिनिस्टर नहीं बन सकता। ब्यूरोक्रेट उसके खिलाफ है कि यार मैं तो जॉइंट सेक्रेटरी रिटायर हो जाऊंगा। सो वो जो निज़ाम है, जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर है, वो ये है। अब आप इनसे कैसे छीन के ये इख्तियारात वाली कहानी, और जो शब्बर कह रहा है मैं मुत्तफिक हूँ, यार ये वो तरीका नहीं है कि जी कानून की फलां शिक तब्दील कर दो या आइन में वो, तो ये नहीं है। ये बंद करोगे तो जिसको हम कहते हैं कि कारोबार करने के तरीके आसान करो, फलां करो, ये कंट्रोल्स खत्म करो, ये उसी से होगा। इनकी फुटप्रिंट कम करके आगे चल गया। आपने एक दो बातें की थी, वो जरा मुझे याद करा दे, मैं भूल गया, मेरे पास पेन नहीं था वरना मैं नोट कर लेता। नदीम, मैं एक छोटी सी बात लेकिन मेरे सवाल के जवाब तो देना। एक सेकंड आते हैं असद साहब, एक सेकंड आते हैं। एक चीज ना, मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी इंप्रूवमेंट तब होगी ना जब आप एक्सेप्ट करें ना कि यार हमसे कोई गलती हो रही है, चीजें ठीक मैं कह रहा हूँ नहीं कोई है। जवाब दे नहीं है यार, ब्यूरोक्रेट भी जवाब, मैं तो कह रहा हूँ अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं ना। मैं तो फिर कैसे इंप्रूवमेंट होगी? ये जो सारी हमारी जो बकवास है, सजेशंस हैं या डिबेट है, आइडियाज है, जो नदीम साहब कहते हैं कि आइडियाज दें, तो यार फर्स्ट स्टेप तो यही है ना। वो अगेन आई कम बैक टू ऑस्कर वाइल्ड, उसने कहा था the first step towards improvement of a man or a nation is the discontent. Are we discontented कि हमारी सूरत हाल ठीक नहीं है, बहुत बुरी हालत है? मुझे तो कोई नजर नहीं आ रही, मुझे तो लग रहा है कि सब ठीक है यार। This is what we are trying to generate. अच्छा, let me step back a little. Let me just ask you, why do we need a civil service? करती क्या सिविल सर्विस? What do you expect the civil service to do? जरा ऑब्जेक्टिव भी तो बता देना सिविल सर्विस का, so that we get clarity कि हमें चाहिए क्या। गोरे को तो चाहिए थे सिविल सर्विस हमें कंट्रोल करने के लिए। गोरे को चाहिए था कि यार यहाँ को इनको ट्रैप रखो, इनकी एंटरप्रेन्योरशिप ना होने दो, इनका सिस्टम बनाओ कोई ऐसा कि ये जकड़े रहे। फिर उनको समझ आएगी यार टैक्स कलेक्शन के लिए, रेंट कलेक्शन के लिए उन्होंने कोई सिस्टम बनाना। उन्होंने बनाया, अपनी तरफ से बनाया, उन्होंने एक्सट्रैक्शन का सिस्टम बनाया। अब हम डेवलप हो गए, 21st सेंचुरी में आ गए, 25 में आ गए हैं।
व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स मुझे समझ नहीं आ रही। हमारी ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको हम देखें। नहीं, मैं बता देता हूँ। देखिए, जो ऑब्जेक्टिव है वो बड़ा सिंपल है। अगर आप कभी ब्यूरोक्रेसी से बात करें कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसका ऑब्जेक्टिव ओरिजिनली था टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड ओबीडियंस इन द सोसाइटी। नाउ यू कैन ऐड वन मोर थिंग, टू मेंटेन स्टेटस क्यू व्हाट इज देयर। ये है इसका ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्यूरोक्रेसी का। अगर आप मुझसे पूछे एक जुमले में, तो इन द गोरा's टाइम इट वाज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड नो डिसेंट द सोसाइटी अगेंस्ट द कॉलोनियल रूलर। ये उनका ऑब्जेक्टिव था और जो उन्होंने अचीव किया। उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद उस पर आपने दो चीजें एक चीज और ऐड कर दें कि वो जो सिस्टम हमने 1947 में अडॉप्ट किया था उसमें कोई प्राइमरी चेंज नहीं हो, क्योंकि वो चेंज जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप को सूट नहीं करता। तो इसलिए उन्होंने अपना एजेंट रखा हुआ है जिसका नाम ब्यूरोक्रेसी है। वो सिर्फ ये काम करता है कि वो जो स्टेटस क्यू है, जो भी स्टेटस क्यू है, अच्छा बुरा जैसा भी है, उसे मेंटेन करता रहे। वो कोई ऐसी चीज लेकर नहीं आए जिससे आपका सिस्टम चेंज हो, बस इससे अलावा और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता उनका। अगर आप उनसे पूछे आपने क्या करना है, तो बोलेंगे कोई चीज चेंज तो नहीं हुई ना जी, बस ठीक है, दैट्स ऑल। अब आप मुझे बताइए कि एक डेवलपिंग कंट्री में, जिसको भी डेवलप होना है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, तो कैसे हो? अच्छा, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ और फिर आपको समझ आएगी कि ब्यूरोक्रेसी का और रियल डेवलपमेंट का ताल्लुक क्या है। नदीम साहब, वन ऑफ द मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन द वर्ल्ड इज न्यू दिल्ली एंड दिल्ली, एंड दे had no underground train in Delhi. And the bureaucracy in India is not better than Pakistan. They are all like almost the same. तो जब उन्होंने अंडरग्राउंड रेलवे बनानी थी दिल्ली में, तो उन्होंने ये इसको स्टडी किया। तो उनके पास एक इंजीनियर था, उसका नाम था सदर्शन, जो इंजीनियर पहले बॉम्बे की रेल गोवा की रेल बना के आया था। उसने कहा कि नहीं, मैं आपको ये बना देता हूँ, मगर मेरी 3 कंडीशन होगी। पहली कंडीशन तो ये होगी कि आप मुझे ये नहीं बोलेंगे कि मुझे 3 कोटेशन में से लोएस्ट कोटेशन लेनी है, जो इक्विपमेंट मैं समझूंगा बेहतर वो इक्विपमेंट लूंगा। दूसरी कंडीशन ये होगी कि मुझे आप दरमियान के टेन्योर में चेंज नहीं करेंगे, मैं उसको कंप्लीट करके जाऊंगा, ठीक है। और तीसरी कंडीशन ये होगी कि आप मुझे ये नहीं कहेंगे कि इक्विपमेंट इंडियन हो। अगर मुझे इक्विपमेंट अच्छा चाइनीज मिलेगा, चाइनीज ले लूंगा। अगर मुझे इक्विपमेंट अच्छा मिलेगा बाहर का, वो बाहर इक्विपमेंट ले लूंगा और मैं देख लूंगा। अगर आप में से कोई आदमी अगर दिल्ली गया है अब, तो मेरे ख्याल में इस वक्त दुनिया की बेहतरीन मेट्रो जो है वो दिल्ली में है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि जिसके तहत आप ये रियलाइज कर सकते हैं कि अगर आप पाकिस्तान में चलाना चाहते हैं, तो ये अब आपको आउट ऑफ बॉक्स सिस्टम के सोल्यूशन डालने पड़ेंगे। इशरत साहब वाला स्टाइल की जी मैं ब्यूरोक्रेसी का रिफॉर्म कर रहा हूं, मैं उससे सुन के तंग आ चुका हूं। अच्छा, अब इसको देखिए, हम बहुत ज्यादा बहस करते रहे, पास हुई बहस करते रहे। मेरा एक सवाल है आपसे, आपका एक पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी नहीं मतलब एक मुल्क है जिसका नाम ईरान है, जिसका एक नाम टर्की है, जिसमें एक का नाम मलेशिया है, जिसमें अमेरिका है, जिसमें इंग्लैंड है। तो आप ये देख लें कि उनकी ब्यूरोक्रेसी कैसे काम कर रही है। व्हाई यू वांट टू री इन्वेंट द व्हील? देखिए ना, वो भी तो आखिर मुल्क है ना, उन्होंने वो काम कर रहे हैं ना। तो आपने जरूरी है कि आपने कोई यहीं से इवॉल्व करना है। आप देखिए, अगर अमेरिका की ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, उनके पास 5 मिनिस्ट्रियां हैं फेडरल में, तो रिप्लिकेट करें, आगे बढ़े। फ्रांस में क्या हो रहा है, आप मुझे बताएं कि कभी आपने कंपैरेटिव स्टडी की है ब्यूरोक्रेसी की पाकिस्तान में और फ्रांस में, पाकिस्तान में और टर्की में, या पाकिस्तान में और ईरान में? मैं आपको एक और बात बताता हूं आज कि वन ऑफ द बेस्ट ब्यूरोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज ईरान। One of the best. It is one of the cleanest city. They have the cleanest city in the world. Tehran has got the highest quality waste management in the world. So आप ये देखें ना कि दुनिया में हो क्या रहा है। हम यहाँ बैठ के दीपा में डिस्कस करते रहेंगे कि हम कैसे सही हो। 50 किताबें शर साहब लिख चुके हैं उसके ऊपर। तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है ना सर नदीम साहब। आप 3-4 कंपैरेटिव रखें, आप बताएं कि मलेशिया में क्या होता है, आप ये देखें टर्की में क्या हो रहा है, आप ये देखें ईरान में क्या हो रहा है, आप ये देख लें अमेरिका में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है। हम कोई अनोखे तो नहीं है ना सर। इवन इंडिया में क्या हो रहा है।
आप मुझे बताएं व्हाट आर द कंपैरेटिव स्टडी बाय एनी यूनिवर्सिटी, बाय एनी कॉलेज, अलार्म्स ये वो टाइम ज़ाया करते रहते हैं। उन्होंने तो बताया कि भाई इंडिया में कितने डिवीजन है, बांग्लादेश में कितने डिवीजन है, अमेरिका में क्या होता है। तो ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, ये हम बिल्कुल अच्छी कर रहे हैं, मगर हमें मेरा हमें रीइन्वेंट द व्हील नहीं करना चाहिए, बल्कि हम किसी मॉडल को कॉपी कर लें। मेरा अच्छा, मैं ये एक छोटी सी बात करता हूँ। देखिए बिल्कुल ठीक है, पर मैं ये जरा लिख रहा था कि क्या फंक्शन होंगे ब्यूरोक्रेसी की। लॉ एंड ऑर्डर तो रह गया, बिल्कुल ठीक है, पर अब लॉ एंड ऑर्डर के साथ एक और चीज आ गई कॉल्ड राइट्स, के राइट्स भी हैं। पहले तो राइट्स नहीं थे, फिर उसके साथ आ गया है कि जी अब जो शहर आ गए हैं तो यू नीड, पहले तो देहाती जमाना होता था, अब शहर आ गए तो यू नीड सिटी रेगुलेशन एक्सेट्रा, ठीक है जी। उसके बाद आ जाती है थिंग लाइक मार्केट रेगुलेशन, फिर आ जाती है थिंग लाइक जो पहले इतनी नहीं थी मार्केट, तो पहले मंडी होती थी छोटी सी, अब तो बहुत मार्केट्स आ गई हैं, फ्रॉम स्टॉक मार्केट टू व्हाटएवर देयर टन्स ऑफ मार्केट्स, ठीक है, ऑयल मार्केट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद आ गई चलो फॉरेन पॉलिसी आ गई, ठीक है, मान गया। उसके बाद आ गई पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विस जो पहले इतनी नहीं थी, अब तो बहुत बड़ी चीज है पब्लिक सर्विस, मतलब हेल्थ, एजुकेशन वगैरह, ऑल दीज थिंग्स दैट यू टॉक अबाउट। फिर एक और चीज आ गई जो इंटरनेशनल लॉ के साथ हमें कंफॉर्मिटी, देयर सो मच इंटरनेशनल स्टफ हैपनिंग नाउ, ट्रीटी आफ्टर ट्रीटी और ऑब्जेक्टिव्स आफ्टर, उसके साथ कंफॉर्म करना है। उसके बाद फिर आ गई चीजें लाइक कि आप कैसे स्टैंडर्ड सेट करेंगे और क्वालिटी इंप्रूव करेंगे। अच्छा, ये मेरा तो ख्याल है ये चीजें बनती है थोड़ी सी। हमारी मिनिस्ट्री जो सी हैं वो शायद सेट कि दे आर ऑल फॉर गिविंग मिनिस्ट्रीज एंड मुझे बताइए कि फॉर एग्जांपल शुड वी इवन हैव अ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शुड वी इवन हैव अ मिनिस्ट्री ऑफ वो क्या कहते हैं अपना एनर्जी, शुड वी। मैं तो कहता हूँ जो इकोनॉमिक फंक्शंस हैं उनमें मिनिस्ट्री होनी नहीं चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट पॉलिटिकल थिंग्स। एनर्जी की बात करें, अगर आप बात करें एजुकेशन की, वो पॉलिटिकल चीजें, उसमें पॉलिटिक्स है कोई नहीं, मिनिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। उसको सिंपली चलना चाहिए एज अ पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विस में मिनिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। इंटरनेशनल लॉ की जो है चीजें, उसमें भी मिनिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। मार्केट रेगुलेशन भी मिनिस्ट्री की जरूरत नहीं। तो आई थिंक मिनिस्ट्री तो वहां से कम हो जाती है इफ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट दिस वेज। उसके बाद ये है कि जी अगर हम ये सोचे कि एक सिविल सर्विस को रिक्रूट करना, व्हाई डू वी नीड टू रिक्रूट एवरीबडी इन वन सिविल सर्विस? देयर कैन बी डिफरेंट वेज टू रिक्रूट देम। देन द अदर थिंग दैट वी शुड वरी अबाउट इज कि शुड देयर बी, जैसे बर्तानिया वगैरह में एक सिविल सर्विस मिनिस्ट्री, समथिंग दैट रेगुलेट्स सिविल सर्विस। अमेरिका में भी है जीएओ जो है, वो सिविल सर्विस को रेगुलेट करती है, उसकी परफॉर्मेंस वगैरह को बनाती है। नाउ इफ यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट, डज दैट मेक एनी सेंस? और इसके साथ फिर ये है कि अब सिविल सर्विस में खुद फ्रेगमेंटेशन हो रही है। अब देखिए 3 नए ग्रेड्स निकल आए, MP1 भी निकला है, वो तो खत्म हो रहा है। अब एक SPSS1 है जहाँ के वो साले उनको 22-25 लाख दे रहे हैं, ठीक है, और एक क्रीप हो रही है तनख्वाहों में। जैसे अब देखा आपने 10% इंक्रीज आ गई, कहीं 30% इंक्रीज आ गई है, FPR में 6 तनख्वाहें मिल रही हैं। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ ब्रोकन पेमेंट सिस्टम। BPS होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम ग्रेड 22 जो सोचते हैं, शुड वी हैव अ BPS, शुड वी नॉट? ठीक है, आई थिंक ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जिनको हमें एड्रेस करना चाहिए। यू आर राइट कि रिसर्च इन पे होनी चाहिए, और बिल्कुल यही मैं कोशिश कर रहा था पाइड में, पर खैर नहीं हो, पूरी नहीं हुई। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल्स ऑफ बिजनेस में जो है, द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर जो हर चीज का इंचार्ज है। फॉर एग्जाम्पल नेप्रा का भी प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी है। व्हाई कांट नेप्रा बी इंडिपेंडेंट, हैव अ नेप्रा का चीफ जो है वो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर हो? इसी तरह FBR में भी जो है प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर, पता नहीं आज अब मेरा ख्याल लंगड़ाल होगा बिकॉज सिविल सर्वेंट है, पर जब वो सिविल सर्वेंट को हटा देते हैं तो फिर फाइनेंस सेक्रेटरी को लगा देते हैं। तो आई थिंक द रोल ऑफ प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर हैज टू बी थॉट थ्रू। फाइनल थिंग दैट आई वुड से कि हमारे प्रोसेसेस भी सारे पुराने हैं। वी हैव नो न्यू प्रोसेसेस, वही फाइल चलती है, एक ऊपर जाती है फिर नीचे आती है फिर वगैरह। तो द प्रोसेस आल्सो नीड टू बी री इंजीनियर्ड। एंड यू गाइस, Shabbar, you and Asad, you both deal with the private sector. Why can't we apply private sector principles? For example, private sector में decision making होती है, सब कुछ होता है। Why can't we have better decision making here? यहाँ जो है फाइल फंस गई तो जनाब 6 महीने लग गए, साल लग गए, 2 साल लग गए, and there is no एक और चीज जो बहुत जरूरी है, no element of innovation in the public service. गोरे के पब्लिक सर्विस में एक चीज थी, इनोवेशन होती थी। उनके देख लें इंडिया ऑफिस में बड़ी चीजें पड़ी हैं जो उन्होंने की। तो हमारी सिविल सर्विस तो अब ना इनोवेशन करी ना कुछ, के सिर्फ जी दूरी कर रही है। तो इसके बारे में क्या ख्याल है जी? शायद Can I just come in very quickly 2-3 things? देखिए, आपने जो कहा कि जी फंक्शंस क्या होने चाहिए, the way I look at it is slightly different, essentially the same thing. What is it that the government should do and pay for? ठीक है,
what the government shouldn't do and shouldn't pay for. So that's a huge area जिसमें footprint की हम बात कर चुके. तीसरा इस जो आपने एजुकेशन के हवाले से, और असद ने पिछली दफा भी बात की एजुकेशन के हवाले से, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन, not because I was involved but just as a concept, what the government should pay for but not do. ठीक है. सो मेरे नजदीक आई वुड क्लासिफाई देम अंडर दैट कैटेगरी. और जो पहली कैटेगरी है ना, व्हाट द गवर्नमेंट शुड पे फॉर एंड डू, इज बड़ी लिमिटेड सी हो जाएगी. सो उसकी वजह से भी अ लॉट ऑफ फिल्ट्रेशन विल टेक प्लेस. जो साइज के इश्यू बार बार, उसमें एक जो बुनियादी चीज हम भूल जाते हैं ना, कि लेयर्स ऑफ परमिशन. जो आपने कहा ना जी, फाइल शुरू होती है तो खत्म नहीं होती. अगर आपने हर परमिशन के लिए एक लेयर लगानी है, मिसाल के तौर पे ये प्राइवेट सेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं शब्बर एंड असद, आपने पहले तो मिनिस्ट्री तक इजाजत लेते थे, अब आपने एक रेगुलेटरी बॉडी भी डाल दी, तो पहली लेयर्स इतनी थी जो और बढ़ गई है. सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि बात ये है कि लेट फर्स्ट बी क्लियर के फंक्शंस कौन से होने चाहिए और किस लेवल ऑफ गवर्नमेंट की होनी चाहिए. सो ये क्लैरिटी, और उसके बाद पहले फंक्शन क्लियर हो जाए और फिर ये फंक्शन किसने प्रोवाइड करना है उस पे आ जाए. और बाकी जो चीजें हैं ना, आई थिंक विल एक्चुअली फ्लो फ्रॉम दैट. जो आपने काफी चीजों की बात की है, अकाउंटेबिलिटी के हवाले से आपने एंड में आप बात कर रहे थे कि जी वो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर वगैरह, वो जो रूल्स ऑफ बिजनेस के, मैं कहता हूँ क्लैरिटी. और जो बुनियादी बात आपने की कि फंक्शंस के हवाले से लेवल ऑफ, एंड देन इट बिकम्स इजियर टू स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ रूल्स ऑफ बिजनेस, और जिम्मेदारी किसकी होगी. और जो असद बार बार बेचारा याद कराता है कि यार आउटकम अगर बेस्ड है, बजटिंग भी उसी हवाले से होगी. आउटकम बेस्ड है, जवाबदेह कौन होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो आई स्टॉप. मेरे ख्याल से एक और भी चीज है बिफोर आई गो ऑन. थिंक अबाउट इट दिस वे. इवन गोरे के जमाने में जो सिविल सर्विस थी ना शबर साहब, वो देखिए, गौर करें, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी अगर जाएं तो गोरा बड़ा रिसर्च करता था और गोरा हमें बड़ा कुछ बताता था अबाउट द सिस्टम. रिपोर्टें उनकी बड़ी अच्छी होती थी. अब एक चीज हो गई है, कोई रिपोर्ट नहीं आती सिविल सर्विस से. इनफैक्ट दे शाय अवे फ्रॉम रिपोर्टिंग. और वो जो आउटकम की असद बात कर रहा है वो यही है ना. आउटकम है कि एनुअल रिपोर्ट्स अगर देंगे, ठीक है ना, एनुअल रिपोर्ट्स अगर देंगे, आउटकम कैसे पता चलेगी? Someone has to monitor that outcome. वो रिपोर्ट देगा and a third party, say for the parliament, will review it and say कि यार तुमने ये रिपोर्ट दी है, हम तो ये देख रहे हैं. So वो रिपोर्ट जरूर और उसको जारी करनी चाहिए. After all, they are the ones who are accountable, whether it's at the federal level or at the provincial level. और वो जो फेडरल लेजिस्लेचर है या प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है, आई थिंक उनको इख्तियार देना और उनको फाइल बनाना, मौसर बनाना, ये उनकी भी एक जिम्मेदारी है. बट मेरा ख्याल कुछ हद तक वो रूल्स तब्दील कर दिए जाए, आइन में कोई तब्दीली कर दी जाए रूल्स ऑफ बिजनेस में, ताकि उनको भी अपनी इख्तियारात का एहसास हो और वो उसमें जरा एक्टिवली पार्टिसिपेट करें. मैं लेजिस्लेशन की बात कर रहा हूँ, तो वो उसमें अगर एक्टिव हो जाए कि अच्छा यार तुमने ये रिपोर्ट दी है, हम देखना चाह रहे हैं कि तो हमारे हिसाब से तो आपकी कोई परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है. सो इट्स बोथ अकाउंटेबिलिटी एज वेल एज सेल्फ अकाउंटेबिलिटी. अच्छा, आई वांट टू लर्न समथिंग. शब्बर, एक मिनट, एक मेरे सवाल सुन ले. शब्बर एंड असद, आपसे एक बात पूछनी है बड़ी जरूरी. आप माशाल्लाह यू बीन वर्किंग विद द प्राइवेट सेक्टर, यू नो द प्राइवेट सेक्टर वेरी वेल. अब मुझे बताइए, हैरानगी की बात है, यूनिलीवर ले ले, चले बहुत बड़ी कंपनी है, नेस्ले ले ले, चले वो ले ले, मैकडॉनल्ड ले ले, ये माशाल्लाह वहां से बैठे हुए यहाँ कंट्रोल करते हैं और प्रॉफिट भी बना लेते हैं, एंड माशाल्लाह गुड्स भी दे देते हैं. दे डू वेरी वेल. अब हमारी सिविल सर्विस, उसके साथ जरा कंपेयर करके बताएं मुझे कि ये फॉरेन कंपनी जो है, उनका प्रेसिडेंट यहाँ कोई नहीं रेगुलरली आता, कोई झड़ता नहीं, कुछ नहीं करता, येट उनका सिस्टम चलता रहता. बताइए जी. देखिए, मैं कल ही ये बात कर रहा था. मैं आज आवाज आ रही है जी? आ रही है, आ रही है. हाँ, शब्बर बोल ले, फिर आप बोले. Can you hear me? मैं कल ये बात कर रहा था कि lot of thoughts on this. खैर जा, शब्बर को बात, फिर आप आ जाए. पहले शब्बर बात कर लें. हाँ जी, बोले. हाँ, असद आप बोल रहे, ऐसे बात कर लें. एक फंडामेंटल
जो फर्क है ना नदीम, वो ये है, होल्डर्स हैं टू मेक मनी, क्रेडिटर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, सबके स्टेक्स लगे हुए हैं विद दी आर्म्स। हमारे पास जो वो वेदर ब्यूरोक्रेट ने परफॉर्मेंस करनी है कि नहीं है, आउटकम्स हैं कि नहीं है, कितनी भी बुरी परफॉर्मेंस है, वो मेरा काम कर रहा है या मैं उससे खुश हूं, द बॉस इज हैप्पी तो ही विल कंटिन्यू ना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अकाउंटेबिलिटी फॉर आउटकम्स जो है ना वो नहीं है, स्टेक्स नहीं है, स्किन इन द गेम नहीं है। ये बिल्कुल फंडामेंटल सिंपल सी बात है। और आप जो पहले बात कर रहे थे प्राइवेट सेक्टर की, आप ये भी तो देखें ना कि हमारा जो कॉलोनियल सिस्टम है, बाय द वे, ये सारा प्राइवेट सेक्टर ने बनाया है यार। देयर वाज अ ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कॉर्पोरेट थी, और उस जमाने में जब ये इन्होंने बनाई तो एक गवर्नर जनरल होता था, उसकी 3-4 लोग जो है ना काउंसिल में होते थे। अब हमारे 50 वजीर होते हैं। मुझे बताएं, पूरा इंडिया जो है 4 काउंसिल मेंबर्स जो है ना मिलके वो गवर्नर जनरल या वाइस रॉय जो है ना वो उससे चलाता था। अब हुआ ये है नदीम के गवर्नमेंट्स वो फोकस काम करती हैं विद स्मॉल ब्यूरोक्रेसी, ओवरऑल पॉलिसी और विजन जो है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट देती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो इम्प्लीमेंट कराती है और प्रोसीजरल काम वो करती है। लेकिन ये लीन और मीन और एजाइल हो गई हैं पूरी। जो अच्छे मुल्क हैं जहां पर आउटकम्स हैं वो कॉस्ट कम लगाते हैं। द होल आइडिया ऑफ competing in today's world is to get more from less, and that applies to the government also. हमारे पास परवाह ही नहीं है हमें, हम बात तो सब कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में पॉलिटिकल पार्टीज भी करती हैं कि जी हम रिड्यूस करेंगे, इतने महकमे कम हो जाने चाहिए, लेकिन करते नहीं है ना। बिकॉज बेसिक इशू यही है कि अभी तक तो हमारे पास रियलाइजेशन ही नहीं है कि यार वी हैव नॉट परफॉर्म्ड, हमारी हुकूमत चल नहीं रही है, लोगों की बेहतरी नहीं हो रही है। जब तक वो रिकग्निशन नहीं आएगी और डिसकंटेंट नहीं होगा तो चीज आगे नहीं चलेगी ना। बाकी ये सारा फ्रेमवर्क अवेलेबल है। देखें, मतलब आप जो बात कर रहे थे, बाकी गवर्नमेंट में एक परफॉर्मेंस अप्रेजल मिनिस्ट्री है या डिपार्टमेंट है, जाहिर है प्राइवेट सेक्टर इसी तरीके से चलता है ना, एक विजन देता है, जो फाउंडर्स विजन देते हैं, ये क्या वजह है बोर्ड यूनिलीवर का प्रेसिडेंट है, मेरी गुजारिश सुने, यूनिलीवर का प्रेसिडेंट नदीम साहब, मैं जवाब देता हूँ। नदीम साहब, मैं आपको जवाब देता हूँ आप जो कह रहे हैं। देखो, आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। मैं तकरीबन 5 साल से पाकिस्तान की तकरीबन सबसे बड़ी कंपनी है LCI, जो पहले ICI थी, उसके बोर्ड पर बैठा हूँ, ठीक है। और उसके पास बड़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, सोडा ऐश भी है, पॉलिएस्टर भी है, फार्मा भी है, एग्रीकल्चर भी है, ठीक है। It was owned by the ICI group worldwide, and now it is owned by Tabbas for the last 12 years. The management and the performance of the company has not changed a penny, बल्कि it has improved substantially. अच्छा, अब प्रॉब्लम जो है, जो आप सारे लोग जो हम प्राइवेट में बैठते हैं, हमें समझ आती है, हर ऑर्गेनाइजेशन में 2 काम होते हैं। एक काम होता है उस कंपनी का पॉलिसी डिसीजन कि हमें करना क्या है। एक काम होता है जब डिसीजन ले लिया कि हमें दवाएं बनानी है, दवाएं बनानी कैसे, ठीक है। पॉलिसी वाला एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्व नहीं होता, एग्जीक्यूशन वाला पॉलिसी में इन्वॉल्व नहीं होता। हम बोर्ड पे बैठे, हम बोर्ड पे बैठते हैं, 4 दिन बैठते हैं, 5 दिन बैठते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हैं कि हमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल साइड पे हमें GP 40% चाहिए। हम अपने CEO को बोलते हैं 40% GP आएगा, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज। अब वो कैसे बेच रहा है, किसको रख रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किसको रखा, उसे किसको नहीं रखा, हमें कंसर्न नहीं है, इवन ओनर को कंसर्न नहीं है कि भाई इस पे क्या हो रहा है। अच्छा, अब प्रॉब्लम जो आ गई है पाकिस्तान में और ब्यूरोक्रेसी में ये आ गई है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक्चुअली पॉलिसी के काम में इन्वॉल्व होनी ही नहीं चाहिए। ये काम पार्लियामेंट का या इकोनॉमिक थिंक टैंक का या प्लानिंग कमीशन का है। अब आपने उन जमादारों को जो कि सर्वेंट्स हैं उनको पॉलिसी मेकर बना दिया है, ठीक है। वी हैव गिवन अनड्यू रिस्पेक्ट टू दीज ब्यूरोक्रेट्स।
ठीक है ना, क्योंकि वो गोरे के पहले गोरे के मुलाजिम थे तो हमने उनको बड़ा साहब कहना शुरू कर दिया, वो बड़ा साहब हो गया बेसिकली, जबकि वो है सर्वेंट इसी। ठीक है, आप ब्यूरोक्रेसी को ये कहें कि आपका कोई ताल्लुक पॉलिसी मैटर से नहीं है, आप कोई लंगड़ियाल साहब कोई काम नहीं करेंगे टैक्स पॉलिसी का। यू आर नॉट सपोज टू डू, यू आर नॉट से कि 7 शेड्यूल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आपका काम नहीं है, ये टैक्स पॉलिसी वाला डिसाइड करेगा। मैं आपको क्लैरिटी से कह सकता हूँ, बिल्कुल मैं आपको क्लैरिटी से कह सकता हूँ। अच्छा, अब इसमें सुने, अब इसको मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दूं। पाकिस्तान में ये बीमारी इसलिए आई कि जब कायदे मोहम्मद अली जिन्ना का इंतकाल हुआ, उसके बाद से गुलाम मोहम्मद साहब और चौधरी मोहम्मद अली साहब 2 ब्यूरोक्रेट पाकिस्तान को रन करते गए। उसके बाद आ गए जनाब गुलाम इसाक खान, उसके बाद आ गए और AGN काजी, उसके बाद और आ गए, ये दे बिकेम द इफेक्टिव रूलर ऑफ पाकिस्तान। बाकी ये सियासतदान तो बेचारे उनके टाउट्स थे, उनका कोई हैसियत नहीं थी। तो पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी ने एक होल्ड कर लिया पॉलिसी के ऊपर, ठीक है, और वो पॉलिसी होल्ड करने के बाद उन्होंने एग्जीक्यूशन को तो टेक्निकली छोड़ ही दिया। उन्हें पता था यार एग्जीक्यूशन में पूछने वाला कौन है। तो पहला काम जो आपको करना है वो ये कहना है कि ब्यूरोक्रेसी को तमाम पॉलिसी मैटर से निकाल दें। FBR में कोई ताल्लुक नहीं है लंगड़ियाल साहब का या मेंबर पॉलिसी का कि आप बताएं कि 7 शेड्यूल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, टैक्स रेट क्या होना चाहिए, इसका कोई ताल्लुक नहीं है लंगड़ियाल साहब के साथ। लंगड़ियाल साहब को पार्लियामेंट लॉ बना के दे, यार ये लॉ है, आपने रिटेलर को रजिस्टर करना है, दैट्स ऑल। आपका कोई काम नहीं है कि रेट 50 है या 25 है, ये रेट असद अली शाह, शब्बर जैदी पॉलिसी बोर्ड में बैठ कर डिसाइड करेंगे, इकोनॉमिक डिसाइड करेंगे। आपका जो प्रॉब्लम आ गया है नदीम साहब, वो ये आ गया है कि ब्यूरोक्रेसी ने पूरी स्टेट को टेक ओवर करके उसको होस्टेज बना दिया है। अब आप मुझे, मैं आपको मिसाल देता हूँ जो मैंने कल परसों किसी कहीं दी थी। आप मुझे बताएं कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा कि SIFC जब आएगा तो ये $120 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लाएगा। आप मुझे बताएं उस बेचारे को ये फिगर कहां से आई होगी? सही, सही है, किसी ब्यूरोक्रेट ने। लेकिन सवाल ये है, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही, बोलिए। बोलिए शब्बर, फ्रीज कर। सवाल ये है कि ये क्यों होता है? सवाल ये है कि ये जो शब्बर कह रहे हैं, बिल्कुल ये तो फंडामेंटल है ना कि पॉलिसी जो है वो कैबिनेट से आनी चाहिए, ऑल विजन जो है वो पार्लियामेंट और पॉलिटिकल पार्टी जो आती है, मैनिफेस्टो आती है, उससे आती है, पार्लियामेंट को ओवरसाइट करनी चाहिए। लेकिन ये क्यों हो रहा है? ये सब चीजें ब्यूरोक्रेट के पास क्यों जा रही है? इसलिए सिंपल आंसर इज कि our political parties and our cabinets are not competent enough. वो उन्हीं के ऊपर रिलाई करते हैं। It's because of their lack of competence ना। वो ये बात, इतनी सी सिंपल बात इसलिए नहीं करना। Even most difficult than death is to think. Do we think? हमारी जो है वो थिंकिंग कैपेसिटी है। तो हम तो हर चीज लॉ जो है लॉ पेश करते हैं, हम सोचते कितना है। सही कह रहे। तो अगर हम नहीं सोचेंगे और ब्यूरोक्रेट्स को दे देंगे तो फिर वो ब्यूरोक्रेट्स ही करेंगे। तो असल बात तो ये है ना कि असल इशू इज द लैक ऑफ कॉम्पिटेंस एंड कैपेसिटी एंड रिस्क टेकिंग एंड लैक ऑफ विजन एट द लीडरशिप लेवल। So we are reliant on the bureaucrats. वो सबसे अच्छा है। और ब्यूरोक्रेट जो कहता है मैं हर चीज आपको कर दूंगा, इतनी सिंपल चीज बता के, और कहते हैं जी और वो आपको बताते हैं। वो ब्यूरोक्रेट्स भी जो आते हैं वहां पर जो बात कर रहे हैं, उनके नीचे भी कल्चर ये है, वो भी सिर्फ खुशामद में लगे होते हैं। तो उनको तो सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो उन्हीं ब्यूरोक्रेट्स के पास हैं या उनके सबऑर्डिनेट्स के पास हैं। वो सेक्शन ऑफिसर से स्टार्ट होके ये होता है ना। असद साहब, मैं एक बात कर दूं, आप दोनों ने जो बात की छोटी सी, मैं अपने एक्सपीरियंस से, जब मैं फंड में था तो यस पॉलिसी बोर्ड बनाता था, बिल्कुल ठीक है। पर पॉलिसी जब बोर्ड बनाता था तो पहले हमें डायरेक्शन देता था। फॉर एग्जाम्पल बोर्ड कहता था भी ग्लोबल डेट क्राइसिस आ गया, इस पे हमें क्या रेगुलेशन बनानी चाहिए, क्या करना चाहिए आगे को।
ठीक करने के लिए, या पुअर कंट्रीज ने एक्सचेंज रेट पॉलिसी में क्या करती हैं, तो हमें कहते थे तुम रिसर्च करके ऑप्शन दो। तो जो स्टाफ होता था वो रिसर्च करके बहुत बड़ा पेपर बना के, इट हैज टू बी कंप्लीट एंड होलिस्टिक, एंड वो बोर्ड को देते थे। बोर्ड देन वुड टेक अ डिसीजन कि क्या करना है। तो आई थिंक ये ब्यूरोक्रेसी का ये तो रोल आता है कि दे हैव टू डू द रिसर्च ऑन द पॉलिसी एंड हैंड इट टू द बोर्ड टू मेक इट वर्क। बट हमारे यहाँ ये काम नहीं हो रहा अनफॉर्चुनेटली। तो शायद सब चले, एक बताइए, आई थिंक कैन आई रिस्पॉन्ड टू दिस? क्योंकि दो तीन बातें की गई। पहली बात तो ये है कि एक, मैं इन सपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट, एक छोटी सी तब्दीली आई है, और वो क्या है? हुआ ये है कि पहली दफा उन बेचारों ने कोशिश की, उन्होंने कहा जी हम वर्ड बाय वर्ड फाइनेंस एक्ट पहली दफा उनको दिया गया। वो कह रहे हैं आइंदा हम एक बजट ऑफिस बनाएंगे और इन चीजों पर बाकायदा शुरू करेंगे काम पूरे साल। तो एक खुशाइंद बात है। मेरा एतराज सिर्फ, और असर ठीक कह रहा है, मेरा एतराज ये है कि अच्छा, आप, ये तो क्लियर है कि उनके पास लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, हमें पता है, प्रोफेशनल और टेक्निकल उस क्वालिटी की नहीं है। कुछ हद तक उनने मेहनत करनी शुरू की है, लेकिन एक बात जो उसमें मिसिंग है ना, वो ये, असद को पता है मुझसे बेहतर, कि यार वो खुद कहें कि यार बात ये, हमारे पास ये नहीं कि जरा यार ये असद और शब्बर को तो बुलाना, हमने अगर एफपीआर से बात करनी है या एससीसीपी से बात करनी है, तो ये जो टेक्निकल लोग हैं, कुछ लोग बाहर, आप कुछ ओहदा तो नहीं ढूंढ रहे ना, तो वो आपको बुलाएं और वो आपसे इनपुट लें ताकि बात एफपीआर से कर सके। मुझे अभी तक ये जो है ना, उनकी तरफ से ये फीलिंग कह लें, ये सेंटिमेंट कह लें कि यार हमें चाहिए टू रीच आउट टू अदर्स, ये रिसर्च बाद की बात है। वो फिलहाल ये भी नहीं कह रहे कि यार कुछ 4-5 लोग हमें पता है कुछ कर रहे हैं, दुनिया नदीम ने भी कुछ काम कर रहे हैं, असद शब्बर है, ये नाम उनको पता है, ऐसी बात नहीं उनको नहीं पता। उन्होंने कभी नहीं कहा कि यार उनको बुला के उनके भी व्यू ले लो, इनपुट ले लो। सॉरी साहब, आप इसको प्रैक्टिकली देख लेना। ये जो आप बात कर रहे हैं, बताएं कि एक एससीसीपी है, एक एससीसीपी का पॉलिसी बोर्ड है। आप मुझे बताएं कि पॉलिसी बोर्ड कितनी दफा मिला है और कब तक एक्टिव है, बता दें मुझे। तो यार आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि इसको होस्टेज बना दिया ना? आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारे पास सब सिस्टम मौजूद है। हमने इसको पॉलिसी बोर्ड कब मिला है मुझे बताया ना, एससीसीपी का लास्ट टाइम कब मिला था, बता दें मुझे। मिर्जा निकल गया था। पॉलिसी बोर्ड का मेंबर की बात सुन, मैं बता दें पॉलिसी बोर्ड कब मिला था लास्ट टाइम। हम जब थे पॉलिसी में, और खालिद मिर्जा, हम हर महीने मिलते थे, तो उस वक्त वो बात वही, हम क्योंकि सवाल करते थे, तो पॉलिसी बोर्ड नहीं मिलेगा, अगर पॉलिसी बोर्ड नहीं मिलेगा तो चेयरमैन एससीसीपी तो बादशाह बन गया ना। आप इंट्रूजन कर रहे हैं। मैंने रिजाइन किया था, आई एम द ओनली वन। मैंने बिकॉज जो कमीशन था वो सिर्फ 2 मेंबर्स रह गए थे, 5 मेंबर होने चाहिए। मैंने फाइनेंस मिनिस्टर्स को कई मरतबा, एक्टिवली कास्टिंग वोट है तो चेयरमैन ही चला आ रहा है, और पॉलिसी बोर्ड मिलता नहीं था। उन्होंने चेयरमैन बना दिया। सामने देख लेना, आपके सामने मौजूद है ना एससीसीपी, बड़े अच्छे। हम सारे रोजाना डील करते हैं ना। पॉलिसी बोर्ड का चेयरमैन जो है वो कभी शायद मेरा ख्याल आज तक एंटर नहीं हुआ बिल्डिंग में, और पॉलिसी बोर्ड आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो आप ये हु इज नॉट डूइंग इट, हु इज नॉट डूइंग इट? ये आवाज जी आ रही है, आ रही। वही मैं कह रहा हूं ना कि आप सवाल को आसान कर लेना। आप मुझे बता दें कि एससीसीपी का पॉलिसी बोर्ड इफेक्टिव क्यों नहीं है, मुझे समझा दें बस। मेरा ख्याल है क्वाइट फ्रैंकली, क्या कहते हैं, एक तो फाइनेंस सेक्रेटरी पॉलिसी बोर्ड में है, उसकी वजह से इनफेक्टिव है। फाइनेंस सेक्रेटरी शुड नॉट बी इन द पॉलिसी बोर्ड, इट शुड बी अ टोटली सेपरेट बोर्ड। नंबर 2, नहीं सर, मेरा सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हु इज नॉट एक्टिवेटिंग द पॉलिसी बोर्ड, हु इज द हर्डल? इज द चेयरमैन रन्स द बोर्ड ना। जब खालिद मिर्जा था चेयरमैन, चेयरमैन की तो हैसियत कोई नहीं है, चेयरमैन तो नीचे है ना। द हर्डल इज द फाइनेंस मिनिस्टर। The finance minister does not need a policy board. He does not like the policy board. वो चाहता है कि मेरे पास चेयरमैन हो जो मेरा एम्प्लॉई हो। I do understand this. वो चाहता है कि मेरे पास ऐसा बंदा सामने बैठा ही नहीं हो जो मुझसे क्वेश्चन कर सके। वो चाहता है कि मेरे एम्प्लॉई हो, सेक्रेटरी एससीसीपी चेयरमैन हो जो मेरा एम्प्लॉई है,
उसको मैं झाड़ू, उसको गालियां दूं। अगर पॉलिसी बोर्ड आ गया तो सिंपल एज दैट यार, बड़ी सिंपल सी बात है, उसमें कोई रॉकेट उसकी साइंस ऑटोनॉमी भी नहीं चाहते। यू आर सेइंग द राइट थिंग, और यही नहीं यार, चाहे वो शौकत तरीन हो, चाहे वो शौकत अजीज हो, चाहे वो औरंगजेब हो, पॉलिसी बोर्ड को एक्टिवेट कभी देगा, क्योंकि उसको चपरासी चाहिए इन द नेम ऑफ चेयरमैन एससीबी। कोई चीज सिंपल एज दैट। देखिए जी, कोई सिविल सर्वेंट जो है ना, वो पावर नहीं छोड़ना चाहता। मैं आपको पता सबको नहीं नहीं, आप उल्टी बात है सलीम नदीम साहब, पावर छोड़ना नहीं चाहता, मिनिस्टर भी नहीं चाहता कि मेरा चपरासी हटे। आप उल्टी बात है। एग्जैक्टली मिनिस्टर भी ये चाहता है ना, मेरे पास एक चपरासी हो। अगर असद अली शाह पॉलिसी बोर्ड का चेयरमैन है तो मिनिस्टर की बकवास थोड़ी बर्दाश्त करेगा वो। बिल्कुल सही, ये मसला है ना। तो ये आप भी कैसे डील करेंगे? यही टैक्स पॉलिसी बोर्ड का मसला है। हाउ डू वी डील विद इट? देखिए, ये बुनियादी मसला ये है। वी हैव टू कम अप विद कॉन्क्रीट सॉल्यूशंस। करें क्या? मेरा प्ली ये है कि यार ये पार्लियामेंट अभी थोड़ी सी एक्टिव हो जाए और ये चीज़ों पर नजरसानी करनी शुरू करे, लोगों से इनपुट ले, इंश्योर करे कि यार ये इदारे उस तरह चलेंगे तो शायद कुछ बात निकले। रातों रात तो नहीं होना, बट एक प्रोसेस अगर वो शुरू करवा दे तो मेरा ख्याल है कि शायद कुछ आगे चल के बात। वो ठीक है, हमें पता है कि यार मिनिस्टर भी नहीं चाहता। मैं जी सॉरी शाहिद साहब, एक सवाल का जवाब दें। देखिए, मैं और आप रोजाना डील करते हैं ना कंपनी लॉ से। मुझे बताएं कि एससीसीबी का पॉलिसी बोर्ड एक्टिवेट क्यों नहीं है, मुझे समझा दें। मैंने तो कहा भाई, मान लिया कि जी देखें, फाइनेंस मिनिस्टर जिसके पास इख्तियार है ना मिनिस्ट्री का, पहले उससे शुरू करें और फिर ब्यूरोक्रेट का रोल उसमें बिल्कुल नहीं। वो इसकी वजह ये है कि अगर पॉलिसी बोर्ड आ गया तो फाइनेंस मिनिस्टर की पावर डाइल्यूट हो जाएगी। नहीं, हमें पता है कि वही बात कर रहे हैं कि वो इख्तियारात कोई अपने डाइल्यूट करने के लिए तैयार नहीं है। जो उसकी छोटी सी 2 ईंट की मस्जिद है, वो कहता है इस पर मैं काबिज होना चाहिए, मैं हावी होना चाहिए। ये हमें सबको पता है। अगर ये प्रॉब्लम फिर ब्यूरोक्रेसी का नहीं है, ये प्रॉब्लम पॉलिटिशियन का है। नहीं, दोनों है। कुछ चीजों में ब्यूरोक्रेट अभी भी आई डोंट एग्री। देखिए, बात सुनिए। गोरे की जो अच्छी चीज है ना, जो मैं बार बार कहता हूँ, गोरा जो हमें कॉलोनाइज कर गया, जीत गया और अभी तक जीत रहा है, ठीक है। जो ईरान में मैं क्या कहना चाहता हूँ, ईरान में whatever, I want to use a word, the opposite of good, very badly, they're going to invade Iran because गोरा हमें क्या मार दे रहा है ईरान को। वो एक नैरेटिव की मार दे रहा है, रूल की मार दे रहा है। तुमने एनपीटी तोड़ा है, यानी कि इजराइल ने तो साइन नहीं किया, इसने तोड़ दिया, अब इसको मारो भाई, ठीक है ना। वो रूल बना देते हैं। और रूल, हमने क्या रूल बनाया है? हमने मिनिस्टर को क्यों रखा है पॉलिसी बोर्ड में? पॉलिसी बोर्ड को हमने कैसे बनाया? जब बनाया है उसकी सपोर्टिंग लेजिस्लेशन क्या, उस पर हमने क्या कहा है? आई थिंक क्वाइट फ्रैंकली हम रूल, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताने लगा था, पीआईडी इतना सा इदारा है, मतलब एसईसी भी बहुत बड़ा, पीआईडी तो $2 मिलियन का इदारा है। $2 मिलियन के इदारे में भी मिनिस्टर साहब अपनी चलाना चाहते हैं, सेनेट भी है, सेनेट को पूछना नहीं चाहते, सेक्रेटरी साहब भी अपनी चलाना चाहते हैं, बिकॉज वी हैव नॉट written down the rules well. And अगर मैं सिविल सर्विस रिफॉर्म की बात करूं, what I would say is we have to change the rules. पार्लियामेंट की आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पार्लियामेंट हैज बी इन्वॉल्व, बट वी हैव टू आल्सो गेट रूल कॉन्शियस. व्हाट आर द रूल्स दैट वी वांट टू चेंज? या आप कह रहे हैं सिर्फ अगर पार्लियामेंट ले नोटिस या मिनिस्टर हट जाए पीछे सब ठीक हो जाएगा? रूल्स क्या चेंज होने चाहिए? आई वुड थिंक, जो मैं आर्ग्यू कर रहा हूं वेरी क्विकली, आई वुड से कि जी वी हैव टू चेंज द रिक्रूटमेंट मेथड. फॉरगेट दिस एग्जाम. दिस एग्जाम शुड गो टू हेल. नंबर 2 चीज, वी शुड गेट रिड ऑफ ग्रेड 1 to 22. ठीक है, हर किसी को एग्जामिया में नहीं डालना. वी हैव टू अलाउ डिफरेंट थिंग्स टू हैपन. डिपार्टमेंट्स अपने अपने ग्रेड्स बेशक फिक्स कर लें या एक कॉमन ग्रेड फिक्स कर लें. गोरे के जमाने में भी यही था. नहीं, वो कोई यूनिफॉर्म पे ग्रेड नहीं थे. बिल्कुल सही. तो वी हैव टू मूव आउट ऑफ दैट. नंबर 3, आई वुड से कि इनकी ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग शुड, ये जो ट्रेनिंग एकेडमी या बुढ़े सिविल सर्वेंट्स बैठ जाते हैं और वो बैठ के बस वो गपशप लगाते हैं, टॉक शो ट्रेनिंग, कभी शायद कारदार को बुला लिया, कभी शबर जैदी को बुला लिया. That has to go. We have to professionalize the training. वो कहाँ करेंगे? Maybe the universities are a better place to train. ठीक है. नंबर 3, इनकी जो lateral entry बिल्कुल होनी चाहिए. और ये जो tribes हैं, PS, secretariat group, ये खत्म करने. We don't need them. They're obsolete.
ठीक है जी, बिकॉज एज ट्राइब्स होंगे दे विल फाइट एज ट्राइब्स, ठीक है, ये खत्म करने। नंबर 4, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दे शुड बी क्या कहते हैं परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग, बट परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग नॉट ऑफ इंडिविजुअल्स, व्हाट अबाउट परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस? फॉर एग्जांपल हमने अभी तक एक हमने बनाया हुआ है, सॉरी, हम इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहे थे, इदारों की बात कर रहे थे। इदारों की, लोग ये बात की, बट देन अगर इदारों की, देन वेयर आर द रिपोर्ट्स ऑफ द इदारा? एक मिनिस्ट्री रिपोर्ट नहीं देती, एक इदारा, ये पॉलिसी बोर्ड वही रिपोर्ट बात हुई थी, है ना। नहीं वही बात हुई थी कि उनको करनी चाहिए और पार्लियामेंट उनको फिर जवाबदेह करवाए कि यार तुमने ये कहा है, हो ये रहा है। और जब रिपोर्ट है तो कमेटी हियरिंग होनी चाहिए पार्लियामेंट की, ओपन फोरम में, ताकि जर्नलिस्ट वगैरह सब आके देखेंगे ये क्या हो रहा है। अगर इस किस्म का सेटअप होगा तो एक बात होगी। नंबर 3 ये है कि एवरी मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट है should be a report on the complete ministry, including the minister as well as the CEO who's a secretary. तो one of them should, अगर रिपोर्ट गंदी है, one of them should go home or 2 of them should go home. ये अगर हम रूल्स बनाएंगे तो शायद कोई बात बनेगी. And I think these rules are very important. Then I would say कि the federal civil service should have nothing to do with the provincial and the local civil service. Local civil service, अब ये क्या जरूरी है कि लोकल सिविल सर्वेंट जो है उसकी बेचारे की ग्रेड जो है ग्रेड 20 में खत्म हो जाता है, वो हाईएस्ट पोजीशन ही कैन गेट इज ग्रेड 20. इवन मैंने देखा है कि जो सीड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, ये जो मतलब सीड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें भी ग्रेड 20 पे सब कुछ खत्म हो जाता है. ये हमारा जो इकोनॉमिस्ट ग्रुप है प्लानिंग कमीशन पे, वो भी ग्रेड 20 पे खत्म हो जाता है. आपके प्रोफेसर ग्रेड 20, यार दिस काइंड ऑफ रिलेटिविटी इज नॉनसेंस, वी हैव टू गेट रिड ऑफ दैट. एंड देन नहीं, माफी चाहता हूँ एक सेकंड के लिए. आपका खुद कहना है कि डॉक्टर अब्दुल सलाम यहाँ होते हैं तो वुड हैव रिटायर्ड एज ग्रेड 20 प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर. नहीं, शायद वो जो कार्डियोलॉजिस्ट है लाहौर का, फेमस कार्डियोलॉजिस्ट मूंछों वाला, क्या नाम, डॉक्टर जवाद से मैं हर बारी जब आता था, रिटायर हो गया, मैं उससे पूछता जवाद केड़े ग्रेड च है, ठीक है. अ मेजर कार्डियक सर्जन ऑफ लाहौर, रीड ग्रेड 22 एंड वाज अ मैटर, ग्रेड 20 एंड वाज अ मैटर ऑफ कांग्रेचुलेशन, रिटायर्ड इन ग्रेड 21. मतलब व्हाई शुड अ कार्डियोलॉजिस्ट, मैंने देखा है अमेरिका में जो कार्डियोलॉजिस्ट होता है, ही इज पेड फार हायर देन द ट्रेजरी सेक्रेटरी, ठीक है. एंड इन यूनिवर्सिटीज देखिए, बात वही है कि आपने उनसे क्या काम कराना है और वो उसी हिसाब से पे ग्रेड्स की बात, पे ग्रेड नहीं पे स्केल्स की बात होगी, उसी वाले से है ना. And we have to talk about that, na ji. So these are things that we have to talk about, and we have to talk about, for example, ये जो principal accounting officer और ये जो system है फाइल मूव करती है, why should the file move यार? मुझे याद है कि मैं जब फंड में था तो हमें कहा जाता था कि जी आप चले, जैसे हमें कहा गया स्टेशन क्राइसिस आया, तो आई डिड दैट स्टडी, ठीक है. स्टेशन क्राइसिस में जब हमने स्टडी की तो 4-5 बंदे होते थे, हम गए, हमने स्टडी की, उसके बाद आके हमने स्टडी प्रिपेयर कर दी. वो स्टडी जब प्रिपेयर होगी तो डिपार्टमेंट्स ने उस पर कॉमेंट किए, डिपार्टमेंट से कमेंट किया, मैनेजमेंट के पास चली गई, मैनेजमेंट ने कमेंट किया, बोर्ड के पास चली गई. अब ये तो नहीं होना चाहिए कि जी मैं सेक्शन ऑफिसर को भेज रहा हूँ, सेक्शन ऑफिसर उसको भेज रहा है, वो उसको भेज रहा है, वो उसको भेज रहा है. नहीं, वी हैड अ डिपार्टमेंटल रिव्यू जॉइंट. यहाँ ये है कि जब मैं प्लानिंग कमीशन में था तो हमें कमेंट करने ही नहीं देते थे कई चीजों पे, बिकॉज दे सेड देयर इज एन इमरजेंसी, तो वो कमेंट करने ही देते थे. तो आई थिंक दीज प्रोसीजर्स आल्सो नीड टू बी टॉक्ड अबाउट. तो एनीवे आई थिंक काफी देर हो गई है. शायद साहब, वुड यू लाइक टू सम इट ऑल अप? काफी बातें हुई हैं, आपने सम अप भी कर दिया. बात वही है कि जी यार ये ब्यूरोक्रेसी से हमने क्या करवाना है, दैट रियली इज अबाउट फंक्शंस फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट. पर कि ये इस पे मेरे ख्याल हम सब है कि जी छोटी होनी चाहिए, एफिशिएंट और इफेक्टिव होनी चाहिए, स्पेशलाइजेशन, अब इंडक्शन होनी चाहिए, बाहर से लोग भी लाएं, इनपुट लें, फाल बनाएं. आपका अल्लाह भला करे, पार्लियामेंट को भी चाहिए टू रीच आउट टू पीपल हु विल प्रोवाइड देम इनपुट फॉर देयर, उस हवाले से कि वो भी अपना काम मौसर तरीके से कर सके. सो और ये लेयर्स वगैरह की जो हम बात पहले ही कर चुके हैं कि इतनी लेयर्स हैं. एक तो इदारा सिर्फ छोटा नहीं करने, मतलब कम नहीं करने, हुजूम हुकूमत का कम भी करना है, पर सेकेंडली वो ज्यादा अहम चीज है कि लेयर्स भी कम करने वाली बात है. वरना और ये डी रेगुलेशन पे मेरे ख्याल अलग किसी दिन बात कर लेंगे, क्योंकि काफी बात इस पे हो चुकी है. क्योंकि बात ये है कि वी शुड बी क्लियर कि यार ये कंट्रोल, हम कहते हैं फला चीज कंट्रोल करें, भाई क्यों करनी है? और ये अगर कंट्रोल करनी है, और इस पर हम बात कर चुके हैं पहले भी, बट डिटेल में बात कर लेंगे कि जी अगर करनी भी है तो पता तो चले ना कि जी क्या तरीकेकार हैं जो बेहतर होंगे, विच आर द बेटर इंस्ट्रूमेंट्स टू अचीव द सेम ऑब्जेक्टिव.
सो वैरायटी ऑफ थिंग्स कि जी बाहर से भी लोग आ सकें, लोगों को मौसर बनाए, उनको ट्रेनिंग उनकी की जाए। शायद कारदार अगर ब्यूरोक्रेसी में घुस गया है, उसको कहे यार तुमने 8 साल गुजार लिए, जर्नलिस्ट जो हो चुका है नए, आइंदा आप सिर्फ आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन। आप फैसला कर लें कि जी आपने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में करना है तो आपकी तनख्वाह उसी वाले से होगी कि जी आपके पास कोई टेक्निकल स्किल नहीं है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई स्टॉप, बहुत ज्यादा बात होगी। देखिए, आई थिंक रदीफ साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हमें जो असद ने बड़ी अच्छी बात कही थी, फॉर पाकिस्तान वी हैव टू डेमोन्स्ट्रेट एज अ ग्रुप that bureaucracy, present stage of bureaucracy and present system of bureaucracy is strangulating Pakistan economic growth. पहले हम ये डिसकंटेंट को क्रिएट पब्लिक के माइंड में क्रिएट करें कि है, क्योंकि अदरवाइज जब तक हम पब्लिक को ये नहीं डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि एक्चुअली ये कॉज है, वो हमारी बातों को सीरियस नहीं लेंगे। मेरा जाती व्यू ये है, पहले हम ये डिसकंटेनमेंट जो है इसको डिमॉन्स्ट्रेट कर देना अगर हम पब्लिकली कि भाई ये जो स्टैगुलेशन हो गई है इकोनॉमी की, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है। अगर आप इसको सही नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं चलेंगे। ये बात हमारे फोरम से जानी चाहिए, तो फिर हमारी बात की कोई सर्विस होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं शबर साहब। आवाज आ रही है आपको? जी बोलिए असद, बोलिए। देखिए, मैं थोड़ी सी मुख्तलिफ बात करूंगा। मैं समझता हूँ ब्यूरोक्रेसी इज द प्रॉब्लम, बट दैट प्रॉब्लम हैज टू बी सॉल्व्ड। ये सारा कुछ जो है ना, जब तक आपकी एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्लियामेंट ठीक नहीं होगी ना, हमारी पार्लियामेंट जो है वो इंडिपेंडेंट होती नहीं है। पार्लियामेंट को एग्जीक्यूटिव चलाता है। जो इशू है कि पार्लियामेंट जो स्क्रूटनाइज कैसे करेगी, स्क्रूटनाइज ये बातें तो करते हैं लेकिन वो कर ही नहीं सकते, उनकी लिमिटेड है। उनको मतलब पर्क्स भी चाहिए, बेनिफिट्स भी चाहिए, अपनी स्कीम्स भी चाहिए, तो थोड़ी ज्यादा जो है ना, और कोई मतलब ये है कि मेरिट बेस पे ना वो हेल्प लेना चाह रहे हैं, ना अकाउंटेबल करना चाह रहे हैं एग्जीक्यूटिव को, और ना ही एग्जीक्यूटिव जो है ना कोई रिफॉर्म करना चाह रही है और ब्यूरोक्रेसी को ठीक करना चाह रही है। अगर सही लीडरशिप होगी, कैबिनेट आपकी ठीक होगी, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ये आपके ठीक होंगे और पार्लियामेंट अपना काम करेगी, तो फिर ही ये ब्यूरोक्रेसी भी ठीक होगी। अदरवाइज ये जो है ना ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं, आई थिंक दैट्स वेरी अगर लोग उनको हर साल वोट दे देते हैं तो मुझे समझ नहीं आ रही कि डिसकंटेंटमेंट किधर है। मैं तो खुद कंफ्यूज्ड हूँ। ये लगता है ऐसे है कि डिसकंटेंटेड हम ज्यादा है, बाकी कोई इतराज नहीं। सही कह रहे शाहिद साहब, बिल्कुल सही कह रहे। डिसकंटेंटमेंट नहीं है एट द मोमेंट नहीं है। नहीं है, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, आई थिंक ये काफी डिस्कशन, वी हैव टू अप्रोच दिस सब्जेक्ट अगेन बिकॉज़ इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट। आई सजेस्ट कि इसको आप ऐसे मूव करें कि शबर एंड असद साहब, आप दोनों अगर अगली बारी टैक्स और एफपीआर के हवाले से लीड करें, बिकॉज टैक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द कंट्री। तो इफ वी हैव अ डिस्कशन ऑन नॉट ओनली टैक्स पॉलिसी बट एफपीआर, जो आज थोड़ी बहुत बातें हुई हैं उनको जरा ज़्यादा डीपली चले कि जी एफपीआर का रोल क्या है, टैक्स पॉलिसी का रोल क्या है, टैक्स पॉलिसी कैसे बनती है, और ये जो वेरियस इतने सारे आपके प्रोजेक्ट्स हैं जो डोनर के, जो टैक्स पॉलिसी को और एफपीआर को फिक्स करने की कोशिश करते हैं। प्राल का रोल अभी मैकेंजीज वो कर रही है, डिजिटाइजेशन वगैरह वगैरह। सो आई थिंक वी नीड टू गेट डीपली इनटू इट, एंड आई कांट थिंक ऑफ टू बेटर पीपल देन यू गाइज टू लीड दिस डिस्कशन। तो अगली बारी आई थिंक वील गो वेरी डीपली, as deeply as you like. आप लोग हमें लीड करेंगे, we'll go as deeply as you like into tax system. Is that okay? Yes, ठीक है जी, okay जी, all the best, thank you, thanks a lot, खुदा हाफिज।